Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss one another very important phylum of animal kingdom और उसका नाम है टीनोफोरा। तो आज हम टीनोफोरा के बारे में जानेंगे और बेसिकली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस फाइलम को पढ़ने से पहले मैं आपको ये एकदम क्लियर बता देता हूँ, एकदम स्पष्ट बता देता हूँ कि टीनोफोरा में हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि नीट में आने वाले जो सभी क्वेश्चंस हैं टीनोफोरा फाइलम पर से वो हमसे सॉल्व हो सकें। यानी कि अगर आप प्रीवियस 5 ईयर 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाते हैं नीट एग्जाम के तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि प्लूरोब्रेकिया की कोई लार्वा स्टेज पूछी जाती है और वो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि प्लूरोब्रेकिया की किसी भी लार्वल स्टेज का डिस्क्रिप्शन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। कई बार लासो सेल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं या कोलोब्लास्ट सेल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम टीनोफोरा के बारे में वो सब कुछ पढ़ना चाहेंगे, वो सब कुछ आपको बताएंगे जिससे कि आपसे 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए इस फाइलम के ऊपर से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन सकें और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिटेल्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको एकदम संतुलित तरीके से, एकदम बैलेंस तरीके से मैं टीनोफोरा पढ़ाऊंगा और इस फाइलम में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्लीज़ वो आप नोट करिए और आप उससे ऊपर कुछ भी मत पढ़िए क्योंकि नीट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस इस फाइलम पर से आ सकते हैं वो सभी कह सकते हैं कंटेंट, वो सभी कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एग्जाम वो मैंने अपने लेक्चर में कहीं ना कहीं ले रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना ये लेक्चर। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करना मत भूलें। इस फाइलम के ऊपर से जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 13 डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर मैंने जो लेक्चर्स आपको दिए हैं अगर वो आपने स्टडी नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप 13 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। वो 13 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके 13 डिफरेंट लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी एक फाइलम पर 13 कमेंट्स लिख सकते हैं। यानी कि आप किसी भी एक फाइलम को उठा सकते हैं, चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे वो टीनोफोरा हो, चाहे वो एनिलिडा हो। आप किसी भी फाइलम पर कम से कम 13 कमेंट्स लिख सकते हैं अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड मेरे 13 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाले जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं अगर आपने वो कंप्लीट किया है तब। तो आप अब स्टार्ट करते हैं हम आपके साथ टीनोफोरा फाइलम। और सबसे पहले टीनोफोरा फाइलम में मैं आपको बता दूं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि टीनोफोर्स को कॉमनली हम कई और भी नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि टीनोफोरा को केवल हम टीनोफोरा ही नाम से जानते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा को निडेरिया कहते हैं वैसे ही टीनोफोरा फाइलम को हम सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं। इनको कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है और इनको कॉम्ब बियरर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये 8 मीडियन कॉम्ब प्लेट्स अपनी ट्रांसपेरेंट बॉडी के ऊपर बियर करते हैं। तो अल्टीमेटली इनके 3 डिफरेंट नाम हैं, आपको हमेशा याद रखना। अगर क्वेश्चन में सी वॉलनट यूज होता है या अगर क्वेश्चन में कॉम्ब जेलीज यूज होता है या अगर क्वेश्चंस में कॉम्ब बियरर यूज होता है, इन तीनों में से कोई भी नाम अगर यूज होता है तो उसका मीनिंग होगा टीनोफोरा। यानी कि ये टीनोफोरा के ही सिनोनिम्स हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए ये टीनोफोरा के कोई एग्जाम्पल नहीं है। दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी टीनोफोरा एनिमल। ये जो तीनों नाम मैंने लिए हैं सी वॉलनट, कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब बियरर, ये तीनों ही टीनोफोरा फाइलम के जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, यानी कि बिल्कुल समानार्थी शब्द हैं। हम टीनोफोरा को ही सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं, हम टीनोफोरा को ही कॉम्ब जेलीज के नाम से भी जानते हैं और इनको हम कॉम्ब बियरर्स भी कह सकते हैं। तो आपने पहली चीज जो है वो कंप्लीट की। अब मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस क्लासिफिकेशन यानी कि जब आपने 9th क्लास में एनिमल किंगडम को पढ़ा होगा। देखिए एनिमल किंगडम हमारी बायोलॉजी में बहुत पहले से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है और एनिमल किंगडम के बिना आप किसी भी जोलॉजी के टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। जब आपने 9th क्लास में एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो वहां आपने देखा होगा केवल हमने 9 फाइलम को ही स्टडी किया था।
तो 9th क्लास थी इसलिए हमने 9 फाइलम पढ़े। अब हम 11th क्लास में आ जाते हैं तो हम 11 फाइलम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। फिर 12th में आते हैं तो 12 फाइलम पढ़ते हैं, फिर हम ड्रॉपर बन जाते हैं तो 13 फाइलम पढ़ते हैं। एक्चुअली में फाइलम के नंबर्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वो एज पर क्लासेस नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली 9th क्लास में हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एनिमल्स का, वो हम प्रीवियस क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। और उस प्रीवियस क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं टीनोफोरा कोई फाइलम नहीं है, यानी कि टीनोफोरा फाइलम हम लोग 9th क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासिफिकेशन में टीनोफोरा को जो प्लेस्ड किया गया है, यानी फाइलम टीनोफोरा वाज प्लेस्ड इन प्रीवियस क्लासिफिकेशन अंडर फाइलम सिलेंट्रेटा, यानी कि इसको हम सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर ही प्लेस्ड कर देते हैं। यानी कि हम जितने भी टीनोफोरा एनिमल्स हैं उसको किस फाइलम में प्लेस्ड कर देते हैं, सिलेंट्रेटा। ऐसा कब होता है, जब हम प्रीवियस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। लेकिन नाउ आज की हम बात करें, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की हम बात करें, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, जो हम नीट के लिए स्टडी करते हैं, तो मैं कहूँगा आज के समय पर हम जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें टीनोफोरा फाइलम को बिल्कुल सेपरेटली प्लेस्ड किया गया है। सेपरेटली, बिल्कुल सेपरेटली प्लेस्ड किया गया है, एक अलग फाइलम बना दिया गया है। उनको हम लोग सिलेंट्रेट्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनको हम एक सेपरेट फाइलम के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो टीनोफोरा है दैट इज द थर्ड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने वेरियस टाइप ऑफ क्लिप आर्ट्स के थ्रू जो आपको समझाया है वो केवल इतनी बात कि इन प्रीवियस क्लासिफिकेशन phylum Ctenophora was placed under phylum Coelenterata, but in modern classification हम देखते हैं कि फाइलम जो टीनोफोरा है उसको सेपरेटली प्लेस्ड किया गया है, बिल्कुल अलग कर दिया गया है सिलेंट्रेट से, और वो थर्ड फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसको हम नाम देते हैं टीनोफोरा। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि जो 9 फाइलम हम लोग पढ़ते थे उसमें 11 फाइलम क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि एक फाइलम टीनोफोरा जो है उसको हम किस में इंक्लूड कर लेते थे, सिलेंट्रेट्स में। ठीक उसी तरह से हम हेमीकॉर्डेटा को अलग सेपरेट फाइलम के फॉर्म में 9th क्लास में नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसको हम किस में इंक्लूड कर लेते थे, कॉर्डेटा में। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आज के समय में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हेमीकॉर्डेटा एक अलग फाइलम है और आपका जो टीनोफोरा है वो एक सेपरेट फाइलम है। तो इस तरीके से 2 फाइलम ऐड हो जाते हैं, एक टीनोफोरा और एक हेमीकॉर्डेटा। और अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को हम लेकर बात करें तो कितने 11 फाइलम हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब आपका ये डाउट आज के बाद कभी नहीं होना चाहिए कि 9th में हमने 9 फाइलम क्यों पढ़े और 11th में हमने 11 फाइलम क्यों पढ़े, और नीट के लिए हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 11 सेपरेट फाइलम क्यों स्टडी करते हैं। वो 2 फाइलम कौन से हैं जिनको किसी अनदर फाइलम के अंदर रख दिया जाता है जब हम प्रीवियस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो नंबर 1 टीनोफोरा, टीनोफोरा अंडर सिलेंट्रेट्स, जबकि नंबर 2 हेमीकॉर्डेटा, जिसको किसके अंदर रख दिया जाता है, कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर 13 कैरेक्टर्स, देखिए अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा है तो ये सुपर 13 कैरेक्टर्स आपको किसी भी फाइलम के ऊपर लिखना बहुत ज्यादा इजी है, यानी आप बहुत आसानी से 13 कैरेक्टर्स किसी भी फाइलम के लिख सकते हैं। तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं कैसे हम टीनोफोरा पर 13 कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो टीनोफोरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, तो मैं आंसर देता हूं आपको, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्यों होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और किन और फाइलम में ऐसा होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीनोफोरा का ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, बट और भी कई फाइलम है जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। मैं आपको नाम बता सकता हूं, जैसे कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों फाइलम ऐसे हैं जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो हम यहां पर क्योंकि टीनोफोरा की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कहूंगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो टीनोफोरा में है वो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंप्लीट किया। सेकंड नंबर पर आते हैं, बॉडी सिमेट्री पर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टीनोफोरा जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है। तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड कर देता हूं, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि इनके पास जो बॉडी सिमेट्री है वो रेडियल है। तो ये रेडियल बॉडी सिमेट्री रखते हैं। अब भाई रेडियल बॉडी सिमेट्री क्या केवल यही रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडियल बॉडी सिमेट्री आपको सिलेंट्रेट्स में भी देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा आपको रेडियल बॉडी सिमेट्री टीनोफोरा में तो मिलेगी, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एंड सम ऑफ द पोरीफेरेंस
भी रेडियल बॉडी सिमेट्री रखते हैं। तो यहां पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये भी कोई एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ ये कैरेक्टर जरूर है कि टीनोफोरा की बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल होती है। चलिए पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैं आपको एकदम बता देता हूं कि डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों पर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो वो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलर दोनों हो सकता है टीनोफोरा में, क्योंकि उनके पास एटलीस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रेजेंस है। तो मैं लिखूंगा इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलर। वो हर एक फाइलम में डाइजेशन इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलर होगा जिनके पास एटलीस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, इससे डाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है लाइक पोरीफेरा तो फिर डाइजेशन केवल इंट्रा सेलर होगा। पर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एटलीस्ट प्रेजेंट है, भले ही वो कैसा भी हो, एक ओपनिंग वाला हो या 2 ओपनिंग वाला हो, हम डाइजेशन जो है उसको इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलर दोनों कंसीडर्ड करेंगे। चलिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास, ये तो हमें पता चल गया, पर कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैं लिख सकता हूं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास है, ये मैंने आपको बताया है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या खासियत होती है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिंगल ओपनिंग होगी जो दोनों का काम करेगी, माउथ का काम भी करेगी और वो एनस का काम भी करेगी। तो ये भी हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर अगर हम बात करें तो इनमें एब्सेंट होता है, और कई ऐसे फाइलम है जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट होता है। जैसे कि मैं बात करूं तो हम सबसे पहले बात कर सकते हैं पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कि पोरीफेरा में एब्सेंट होता है। उसके बाद हम बात करें तो ये एब्सेंट होगा आपका किस में, प्लेटीहेलमिन्थस में भी। उसके अलावा हम बात करें ये किस में एब्सेंट होगा, तो ये अल्टीमेटली एस्केलमिन्थस में भी एब्सेंट होगा। ये मैं आपको रिव्यू देता जा रहा हूं। उसके अलावा किस में एब्सेंट होता है, तो सीलेंट्रेट्स में भी होगा और टीनोफोरा में भी होगा। तो हमारे टीनोफोरा में हमने पहले ही लिख दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट किन में होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एनिलीड से लेकर कॉर्डेटा तक। एनिलीड से लेकर कॉर्डेटा तक ही सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये आपको मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर अगर हम बात करें, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पर 2 डिफरेंट पैटर्न में हम एनिमल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक ऐसे जो एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल दोनों मोड में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि उस फाइलम के कुछ एनिमल एसेक्सुअल करते हैं, कुछ एनिमल्स उसी सेम फाइलम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जबकि दूसरा है प्रोडोमिनेटिंग मोड है ये, कि कुछ एनिमल फाइलम ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है सेक्सुअल, यानी कि उनमें सभी मेंबर्स जो हैं वो केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि टीनोफोरा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को लेकर हम बात करें तो आपको याद रखना है इनमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको याद रखना है इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि इनके बाद एक फाइलम आता है जिसको हम प्लेटीहेलमिन्थस कहते हैं, और प्लेटीहेलमिन्थस में हमने आपको बताया है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों होता है, बोथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थस जबकि इनसे ज़्यादा एडवांस एनिमल हैं, पर उनमें बोथ रिप्रोडक्शन के मोड है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। जबकि टीनोफोरा जो है वो देखा जाए तो प्लेटीहेलमिन्थस के पहले आते हैं, पहले इवॉल्व हुए हैं, लेकिन उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो प्रोडोमिनेटिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो केवल और केवल क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जाम। ये मैंने आपको पहले भी हिंट किया है, आज एक बार फिर से आपको हिंट कर रहा हूं। चलिए हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कंप्लीट किया, 6वें कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर आते हैं। 6वां हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर कितनी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन टीनोफोरा में होता है, तो बड़ा सिंपल है आपके लिए बताना, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो बार बार मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो हाउ कैन यू रिमेंबर कि कौन से एनिमल फाइलम हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि 11 फाइलम में से
एक लिस्ट बना लीजिए 11 फाइलम की, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, और शुरुआती 3 फाइलम को आप ब्लास्ट कर दीजिए, 3 फाइलम को ब्लास्ट कर दीजिए। तो वो 3 फाइलम जिनको आपने ब्लास्ट कर दिया, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, वो है डिप्लोब्लास्ट। और जिनको ब्लास्ट कर दिया उसके बाद जो बच रहे हैं, यानी कि प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट। तो अल्टीमेटली हमारा टीनोफोरा इनिशियल 3 फाइलम में आता है जिनको आपने ब्लास्ट किया है, तो ये क्या होंगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये आपको जो मैं ट्रिक्स देता जा रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, जिसमें मैंने 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर एनिमल्स को क्लासिफाइड किया, डिफरेंट फाइलम को क्लासिफाइड किया। चलिए 7वें नंबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर हम आ जाते हैं। अब 7वां हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीलोम की प्रेजेंस या नेचर ऑफ सीलोम, बॉडी कैविटी। तो डेफिनेटली इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है और ये एसीलोमेट होते हैं। और इसको भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि एस्केलमिन्थस जो हैं वो स्यूडोसीलोमेट होते हैं। एस्केलमिन्थस जो है वो स्यूडोसीलोमेट होते हैं। और उनसे पहले जितने भी फाइलम आते हैं, इनके पहले जितने भी फाइलम आते हैं और इनके बाद जितने भी फाइलम आते हैं, इनके पहले जो आते हैं वो एसीलोमेट है और इनके बाद जो आते हैं वो एक्चुअली में ट्रू बॉडी कैविटी रखते हैं और उनको हम यूसिलोमेट कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एस्केलमिन्थस के पहले ही क्या आएगा? टीनोफोरा। तो टीनोफोरा कैसे हो जाएंगे? एसीलोमेट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन, तो मैंने आपको बताया था द ट्रू सेगमेंटेशन ओनली फाउंड इन 3 फाइलम। और वो है एनिलिडा, और दूसरा मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ऑर्थ्रोपोडा, और मैं तीसरा लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कॉर्डेटा। तो भाई इनमें तो ये नहीं आ रहा ना हमारा फाइलम जो टीनोफोरा है वो ना तो एनिलिड है, ना वो ऑर्थ्रोपोड है, ना वो कॉर्डेट है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि टीनोफोर्स में जो है वो सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता है, तो मैं लिखूंगा कंप्लीटली एब्सेंट। इनमें किसी भी प्रकार का सेगमेंटेशन नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ले लेता हूं और वो है हमारा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉट। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉट को लेकर अगर हम डिस्कशन करें तो आपको याद रखना है कि नोटोकॉट केवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स का, इसलिए नोटोकॉट जो है वो पूरी तरह से हमारे टीनोफोरा में एब्सेंट रहेगा, इसलिए वो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये केवल किस में पाया जाता है? कॉर्डेट में। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। एंड 10th नंबर पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोसियस एंड डायोसियस सेक्स। तो मैं आपको बता देता हूं पोरीफेरा, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस, उसके बाद सिलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा। ये सभी फाइलम में आप हमेशा याद रखिए कि ये हर्माप्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, दे आर मोनोसियस। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? सेक्स सेपरेटेड नहीं है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। और इनको हम हर्माप्रोडाइट भी कह सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इनको हम हर्माप्रोडाइट, एनसीईआरटी यूज भी करती है ऐसे शब्द। तो हर्माप्रोडाइट मतलब मोनोसियस एनिमल्स हैं, टीनोफोर्स। बॉडी प्लान को लेकर बात करें तो बहुत सिंपल है, ब्लाइंड सैक, क्योंकि जिनमें भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उनमें बॉडी प्लान क्या होता है? ब्लाइंड सैक होता है। और हम 12वें नंबर पर आए, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को लेकर हम बात करें तो आपको याद रखना है इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और किन फाइलम में ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन केवल और केवल एक्सटर्नल होता है? तो मैं आपको हिंट कर देता हूं, आपको याद रखवा देता हूं। कैसे आप याद रखेंगे कि किन फाइलम में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है टीनोफोरा के अलावा? तो आपको याद रखना है सिलेंट्रेटा हो, टीनोफोरा हो, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें हेमिकॉर्डेटा हो, या फिर आपका जो है फाइलम वो मैं आपको बता दूं इकाइनोडर्मेटा हो। ये सभी वो फाइलम हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। तो हमारा टीनोफोरा भी, क्योंकि भाई इसी में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे टीनोफोरा में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा?
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ले लेता हूं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो आपको याद रखना है कि कई ऐसे फाइलम हैं जिनमें केवल और केवल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, चाहे हम बात करें उसमें हेमिकॉर्डेटा की, उसके बाद पोरीफेरा की बात करें, प्लेटी हेलमिंथस की बात करें, चाहे हम सीलेंट्रेटा की बात करें, चाहे हम टीनोफोरा की बात करें, इकाइनोडर्मेटा की बात करें, हम मोलस्क की बात करें, ठीक है ना, इन सभी में हम बात करें जैसे कि हेमिकॉर्डेटा, पोरीफेरा, प्लेटी हेलमिंथस, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, इन सब में जो डेवलपमेंट है वो केवल और केवल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनके अलावा जितने भी फाइलम होते हैं उनमें डेवलपमेंट दोनों टाइप का हो सकता है। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो जितने भी फाइलम्स में केवल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और उनके मेंबर जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं वो वेरियस लार्वल स्टेज के थ्रू अपना एडल्ट फॉर्म ऑब्टेन करते हैं, यानी उनमें कोई ना कोई लार्वल स्टेज आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन नीट में आते हैं जिनमें किसी भी फाइलम के लार्वल स्टेजेस को लेकर डिस्कशन किया जाता है, पर्टिकुलर किसी एनिमल को लेकर। जैसे क्वेश्चन नीट में आया था कि प्लूरोब्रेकिया में लार्वल स्टेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी लार्वल स्टेज है, तो साइडिपिड लार्वा जो है, साइडिपिड लार्वा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लार्वा ऑफ प्लूरोब्रेकिया विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। तो यहां तक आते आते हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। 13 कैरेक्टर तो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग कैसे याद रखें कि टीनोफोरा फाइलम के एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या हैं, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स क्या हैं। जब एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात होती है तो इसका मतलब जो इनमें है और किसी में नहीं है, यानी कि जो भी ऐसे फीचर्स हैं जो इन्हीं एनिमल्स में मिलेंगे, इसी फाइलम के एनिमल्स में आपको मिलेंगे और किसी भी फाइलम के एनिमल्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप उसको क्या टर्म यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव फीचर्स। तो एक्सक्लूसिव फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देता हूं मैं। आप केवल स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहिए। मैंने लिखा हुआ है तीनों सब्जेक्ट्स। अगर आपको टीनोफोरा के एक्सक्लूसिव कैरेक्टर को याद रखना है तो आप याद रखिए तीनों सब्जेक्ट्स। तीनों सब्जेक्ट्स में तीनों से याद रखें आप टीनोफोरा। अब तीनों सब्जेक्ट्स जो मैं ले रहा हूं उनसे आपको 3 इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव कैरेक्टर याद हो जाएंगे जो एनसीईआरटी ने भी बताए हैं आपके टीनोफोरा फाइलम में आने वाले एनिमल्स के बारे में। चलिए, तो किन 3 सब्जेक्ट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो नंबर 1 मैथ्स। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है, हम बायोलॉजी वाले हैं और हमें मैथ्स से बहुत डर लगता है। तो वो तीनों सब्जेक्ट्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक है मैथ्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा हमारा फेवरेट, हमारी जान यानी बायोलॉजी। तो तीनों सब्जेक्ट्स के अगर आपको नाम याद है, देखिए तीनों सब्जेक्ट्स में तीनों आपको रिप्रेजेंट करेगा टीनोफोरा के बारे में, और तीनों सब्जेक्ट्स में आपको जो याद रखना है नाम मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैथ्स से आपको याद रखना है एक्सक्लूसिवली मरीन। देखिए एम से मैथ्स है और एम से आपको याद रखना है मरीन, यानी कि जितने भी एनिमल्स जो सीलेंट्रेटा जो टीनोफोरा फाइलम में आते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल। जितने भी टीनोफोर्स हैं वो सभी के सभी एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक्सक्लूसिवली मरीन यानी केवल ये केवल और केवल कहां पाए जाते हैं, ओशन में या सी वाटर में पाए जाते हैं। कभी भी ये फ्रेश वाटर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जो इनको सीलेंट्रेट से बहुत अलग कर देता है। देखिए सीलेंट्रेट से इनको अलग करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपने सीलेंट्रेट्स में पढ़ा हुआ है कि मोस्टली दे आर मरीन, पर कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं आपको। लेकिन टीनोफोरा फाइलम में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जितना भी एनिमल का ग्रुप है, वो सभी के सभी एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट था हमारा मैथ्स, और मैथ्स से हमने याद रखा मरीन, यानी कि MATH मैथ्स है, और MA से हमने ले लिया मरीन, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं टीनोफोर्स वो सभी एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं। अब केमिस्ट्री से हमें क्या याद रखना है, केमिस्ट्री के C से आपको याद रखना है कि कॉम्ब प्लेट। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर केवल टीनोफोर्स में देखने को मिलेगा, दैट इज वेरी एक्सक्लूसिव फीचर। कॉम्ब प्लेट, आपको बता दूं कि टीनोफोर्स एनिमल होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, उनके ट्रांसपेरेंट बॉडी के ऊपर आपको इस तरीके से 8 मीडियन कॉम्ब प्लेट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और एनसीईआरटी में प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम भी बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से 8 मीडियन कॉम्ब प्लेट्स बनी हुई हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब प्लेट। और ये कॉम्ब प्लेट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कॉम्ब प्लेट के ऊपर जो सेल्स होती हैं वो सीलिया रखती हैं, और उनकी सभी सेल्स की सीलिया आपस में फ्यूज होकर कॉम्ब प्लेट को सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट बना देती है। और सीलिएटेड होने की वजह से कॉम्ब प्लेट के ये काफ़ी हेल्पफुल होती है फॉर
लोकोमोशन। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भी टीनोफोर्स एनिमल है वो क्या मोटाइल होते हैं, वो लोकोमोशन कर सकते हैं, वो फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर लोकोमोशन, तो आप बोलेंगे इनकी सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट की वजह से ये लोकोमोशन कर सकते हैं। सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, दैट इज वेरी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ टीनोफोरा फाइलम। तो कॉम्ब प्लेट मैंने बता दिया, केमिस्ट्री से आपको याद रखना है कॉम्ब प्लेट, एंड केमिस्ट्री से ही आपको एक और एक्सक्लूसिव फीचर याद रखना, दैट इज द कोलोब्लास्ट सेल, जिनको लासो सेल्स भी कहते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि इनके पास टेंटाकल्स होते नहीं है, पर हो भी सकते हैं, यानी कि इनके पास टेंटाकल्स की प्रेजेंस हो भी सकती है और टेंटाकल्स की प्रेजेंस नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर टेंटाकल्स प्रेजेंट हैं तो इस तरीके से वो नंबर में कितने होते हैं, ओनली 2, यानी कि इनके पास टेंटाकल्स की प्रेजेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट अगर वो प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ टेंटाकल्स आर 2, वो 2 होंगे। और उन टेंटाकल्स की सरफेस पर कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम नाम दे रहे हैं यहां पर कोलोब्लास्ट सेल। आगे आपको बताता हूं इनके बारे में काफी डिटेल। तो कोलोब्लास्ट सेल्स आर एडिसिव सेल्स विच हेल्प्स इन अटैचमेंट, और ये जरूरी नहीं है कि हर एक टीनोफोर्स एनिमल में प्रेजेंट हो लासो सेल या कोलोब्लास्ट सेल्स, क्योंकि ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं, टेंटाकल्स एंड टेंटिकल्स। टेंटाकल्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट अगर दे आर प्रेजेंट तो इनकी नंबर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब बायोलॉजी से हमें क्या याद रखना है, तो बायोलॉजी से हमें जो याद रखना है वो है बायोल्यूमिनिसेंस, यानी कि इनकी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो है बायोल्यूमिनिसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोल्यूमिनिसेंस, तो जो एनिमल्स हैं टीनोफोर्स वो हमेशा मरीन होते हैं, यानी कि वो समंदर में होते हैं। और जब डार्क बैकग्राउंड में आप रात के टाइम पर देखेंगे समंदर की गहराई में जो डार्क बैकग्राउंड होगा, वहां पर ये जो टीनोफोर्स एनिमल्स हैं वो आपको लाइट इमिट करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वो चमकते हुए दिखाई देंगे डार्क बैकग्राउंड में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोरा एनिमल्स इज नोन एज बायोल्यूमिनिसेंस। तो बायोल्यूमिनिसेंस का मीनिंग मैं आगे आपको और डिटेल में बताता हूं। तो 3 एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। नंबर 1 बायोल्यूमिनिसेंस, जो बायोलॉजी से याद रखना है हमें, 3 सब्जेक्ट्स में एक है बायोलॉजी। दूसरी मरीन, जो हमें मैथ्स से याद रखना है। और तीसरी हमारा कॉम्ब प्लेट्स या कोलोब्लास्ट सेल भी हम इसमें ले सकते हैं, तो हम ये याद रखेंगे फ्रॉम केमिस्ट्री। तो तीनों सब्जेक्ट से आपको टीनोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मैंने याद करा दी। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, बायो मींस लिविंग, हम सभी जानते हैं, ल्यूमेन मींस होता है लाइट। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैंस शाइन इन द डार्क बैकग्राउंड। दिस प्रॉपर्टी इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब डार्क बैकग्राउंड होता है तो उसमें ये एनिमल्स आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। चलिए, उसके बाद मरीन एनिमल्स हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एंड दे फाउंड इन सी और ओशन। और ये फ्री स्विमिंग एनिमल्स हैं, और फ्री स्विमिंग के पीछे इनका रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास 8 मीडियन कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट हैं जो सीलिएटेड हैं। तो सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट जो इनके पास प्रेजेंट हैं वो इनकी हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, और इस वजह से ये सभी एनिमल्स जो हैं वो फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। एंड कॉम्ब प्लेट्स मैंने आपको बताया दे हैव अ ट्रांसपेरेंट बॉडी, इनकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, लाइक पॉलीथीन, जैसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है ना, उस तरह से इनकी बॉडी होती है। एंड एक्सटर्नल सरफेस पर बॉडी के ये 8 मीडियन कॉम्ब प्लेट्स रखते हैं। नंबर में कितनी होती है कॉम्ब प्लेट, हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो नंबर में होती है 8 मीडियन कॉम्ब प्लेट्स इनके पास होती हैं। और ये कॉम्ब प्लेट्स की सरफेस पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सीलिएटेड होती हैं, जिनकी सीलिया आपस में फ्यूज होकर सीलिएटेड बना देती है पूरी की पूरी कॉम्ब प्लेट को। और इस वजह से इनकी सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट की वजह से ये क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए एनसीईआरटी पर आ जाते हैं। आपको एनसीईआरटी खोलने पर मालूम चलेगा कि ऐसा एक डायग्राम दिया गया है। सबसे पहली चीज आप याद रखें कि एनसीईआरटी में दिया गया ये डायग्राम किसका है, तो ये टीनोफोरा के एक एग्जाम्पल का है, जो एनिमल है उसका एक एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया। और प्लूरोब्रेकिया में आप देखेंगे नंबर ऑफ टेंटाकल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इनमें नंबर ऑफ टेंटाकल्स कितने हैं, 2 हैं। मैंने पहले भी बोला टेंटाकल्स मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, जरूरी नहीं है हो, लेकिन प्लूरोब्रेकिया के पास टेंटाकल्स होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं, और नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। दे आर सॉलिड एंड इनकी सरफेस पर आपको एडिसिव सेल्स देखने को मिल जाएंगी, जिनको नाम देते हैं कोलोब्लास्ट, और उनका दूसरा नाम है लासो सेल्स। ये कैसी सेल्स हैं, एडिसिव सेल्स हैं। तो हर फाइलम में कोई ना कोई ऐसी सेल जरूर मिल जाती है जो उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैं बात करूं पोरीफेरा की,
तो हमने पढ़ लिया कोआनोसाइट्स, ठीक है ना। उसके बाद हम आए सिलेंट्रेटा पर, तो वहां भी एक ऐसी सेल्स मिली जो दुनिया में कहीं नहीं है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, आपको याद रखना है, नेमेटोसिस्ट, जिनमें एक कैप्सूल होता था जिनको निडोब्लास्ट सेल कहते थे। निडोब्लास्ट सेल जिनमें कैप्सूल होता था जिसको हम निमेटोसिस्ट कहते थे। अब हम लोग आ गए किसमें? टीनोफोरा में। तो भाई यहां पर भी आप देखेंगे एक स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनको हम नाम से याद रख सकते हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स, और उनका दूसरा नाम क्या है? लासो सेल्स। अब ये आप आगे बढ़ेंगे तो प्लेटी हेलमिंथस पर आएंगे तो वहां भी आपको कुछ और सुनने को मिलेगा कि एक ऐसी सेल्स होती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है, और वो होंगी जो कि नाम से जानी जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ज्वाला कोशिका, यानी कि फ्लेम सेल्स। और फ्लेम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ प्लेटी हेलमिंथस विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इस डायग्राम को पहचानना आपको आना चाहिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लूरोब्रेकिया को कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ टेंटाकल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। मीडियन कॉम्प्लेट्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। जो कैसी होती हैं? तो आप कहेंगे सीलिएटेड होती हैं। जो किस काम में यूज होती हैं? फॉर लोकोमोशन यूज होती हैं। तो भाई यही सब तो क्वेश्चंस हैं जो नीट में आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो नीट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको बिल्कुल ये रट लेना, आपको कोई लाइफ साइकिल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्लूरोब्रेकिया की लाइफ साइकिल पढ़कर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको अगर सच में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है नीट के लिए, और वो ऐसी चीज पढ़ना है जो थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस हो, तो वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। आपको बस इतना याद रखना है कि लाइफ साइकिल जो प्लूरोब्रेकिया की होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज इंक्लूडेड है, और उस लार्वल स्टेज में हम लार्वा को नाम देते हैं साइडिपिड लार्वा। तो साइडिपिड लार्वा, आप ये नाम हमेशा याद रखिए, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से साइडिपिड लार्वा जो है वो किस पर्टिकुलर फाइलम से रिलेटेड है या किस पर्टिकुलर एनिमल के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आपका आंसर होगा प्लूरोब्रेकिया, या फाइलम का नाम पूछा जाता है तो टीनोफोरा। तो साइडिपिड लार्वा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज ऑफ प्लूरोब्रेकिया, एंड प्लूरोब्रेकिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। तो अब हम लोग आते हैं एक नई दिशा में, एक नई चीज अब मुझे आपको समझाना है, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिए, मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको भले ही चीज़ें कम समझ में आए या ज़्यादा समझ में आए, वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस करके मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, बड़े कठिन से नाम है, उनको मैं किस तरीके से आपके लिए आसान बना सकूँ और कैसे आपको याद करा सकूँ। तो आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय क्या दिख रहा है? आप ध्यान से देखिए, इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर स्क्रीन में मुझे दिख रहा है कि एक समंदर, एक ओशन, एक समुद्र के अंदर का आप कोई व्यू मुझे दिखा रहे हैं। एक ऐसा कोई कैमरा दिख रहा है जिसमें कि समंदर के अंदर पानी किस तरीके से बह रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये मैं अंडर ओशन ही बात कर रहा हूं, यानी कि पानी के अंदर की ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अंडर सी वाटर, पानी के अंदर का ये सीन मैंने ले रखा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई पानी के अंदर के सीन को दिखाकर आप हमें डुबाना चाहते हैं। तो मैं आपको डुबाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको जो टीनोफोरा फाइलम है उसके सभी एग्जाम्पल याद कराना चाहता हूं। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी याद कराना चाहता हूं, और कुछ जो लास्ट 30 ईयर्स क्वेश्चंस में आप पढ़ेंगे आउट ऑफ सिलेबस जो एग्जाम्पल आ जाते हैं कई बार गलत ऑप्शन में, तो वो भी मैं आपको याद कराना चाहता हूं, ताकि आप टीनोफोरा पर से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज नहीं हो सकें। तो देखिए, इस पानी को मैंने बोल दिया कि ये अंडर सी वाटर है, और हम सभी जानते हैं कि जो टीनोफोरा होते हैं वो कहां पर रहते हैं? समुद्र के अंदर रहते हैं, क्योंकि दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। और ये मैंने एक टीनोफोर्स को ले लिया। टीनोफोर्स मतलब एक एनिमल ले लिया जो टीनोफोरा फाइलम को बिलोंग करता है। तो ये हमारा एक टीनोफोर्स है जो आपको दिख ही रहा है, जो कहां पर है? पानी के अंदर है, मरीन वाटर के अंदर है। ये टीनोफोर्स अपनी जिंदगी जो है वो पानी के अंदर बहुत हंसी खुशी से जी रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। इसकी अपनी टेरिटरी है, इसका अपना एरिया है, इसका अपना सिस्टम है जहां पर ये खाना खाता है, जहां पर अपने प्रे को पकड़ते, कैप्चर करते हैं, जहां पर ये अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो देखिए, अभी तक, इस समय तक, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, टीनोफोर्स एक कोई एनिमल है। चलिए मैं इसको प्लूरोब्रेकिया नाम दे सकता हूं, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको टीनोफोरा ही बोल देता हूं। ये कोई टीनोफोरा एनिमल्स है, और इस टीनोफोर एनिमल में मैं आपको बता रहा हूं कि ये बड़ी अपनी जिंदगी जी रहा है पानी के अंदर, अंडर सी वाटर। अब होता क्या है कि इसकी जिंदगी में इसकी खुशी को देखकर दूसरों से रहा नहीं जाता, और इसकी टेरिटरी में एक भेल मछली आ जाती है। तो ये ए नाम की कोई भेल मछली आ गई यहां पर, और वो इस टीनोफोर एनिमल को
तंग करने लगती है, इसको परेशान करने लगती है, ठीक है ना। तो देखिए कहानी हमारी शुरू हो चुकी है अंडर सी वाटर, अंडर ओशन वाटर। एक हमारा टीनोफोर एनिमल है जो अपनी टेरिटरी में रह रहा है, जो अपने सिस्टम से अपनी जिंदगी को जी रहा है, अपना खाना, अपना घूमना फिरना, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने हिसाब से जिंदगी को जीना। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियों को देखकर अचानक एक भेल मछली होती है, वो उसकी टेरिटरी में आ जाती है, वो उसके सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाती है, उसके सिस्टम में एंटर कर जाती है और इस टीनोफोर एनिमल को क्या करने लगती है, परेशान करने लगती है। अब भाई इस एक भेल मछली से इसकी ज़िंदगी में परेशानी आना क्या हो गई, स्टार्ट हो जाती हैं। अभी समय कटा ही नहीं था और अचानक एक और भेल मछली होती है, वो भी ए नाम की भेल मछली को देखकर उस टेरिटरी में आ जाती है जहां पर ये टीनोफोर एनिमल रहता है, और इसको मैं बी भेल मछली के नाम से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एक और एनिमल आ गया यहां पर, भेल मछली आ गई, जो कि क्या कर रही है, टीनोफोर एनिमल को परेशान करती है। और ये दोनों मिलकर अब उसको पहले के भी कंपैरिजन में क्या करने लगते हैं, और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। चलिए बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसी बीच की इन दोनों मछलियों से होने वाली परेशानी से ये टीनोफोर एनिमल अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाल पाता, तभी एक और बहुत शैतान भेल मछली जो है वो इस टीनोफोर्स की टेरिटरी में आकर इसको परेशान करना क्या कर देती है, स्टार्ट। अब इसकी ज़िंदगी जो है वो नरक बन चुकी है, यानी कि ये अपनी ज़िंदगी में, अपने सिस्टम में कोई भी काम करने में अब कैपेबल नहीं है, ये कुछ भी सोचती है। ये तीनों की तीनों मछलियाँ क्या करती है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसको उसकी लाइफ में जीने नहीं देती हैं। तो फाइनली परेशान होकर ये टीनोफोर एनिमल एक स्टेटमेंट देता है। वो स्टेटमेंट ये है कि प्लीज़, स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट देता है कि प्लीज़, ये बड़े रिक्वेस्टिंग वे में बोल रहा है, हमारा टीनोफोर एनिमल जो है बहुत रिक्वेस्टिंग वे में बोल रहा है, बहुत सज्जन है ये। प्लीज़ तीनों बाहर जाओ, ये हमारा सिस्टम है। तो बस आपने अगर ये स्टेटमेंट इस कहानी के थ्रू याद रख लिया कि प्लीज़ तीनों बाहर जाओ, ये हमारा सिस्टम है, ये टीनोफोर मछली बोल रही है कि आप तीनों, यानी कि ये वाली भेल और ये वाली भेल, ये कह रहा है कि ये तीनों मछलियों से कह रही है कि आप तीनों बाहर जाओ, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी टेरिटरी है और यहाँ हम अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट याद कर लिया कि प्लीज़ तीनों बाहर जाओ, ये हमारा सिस्टम है, तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से अब याद हो सकता है। देखिए प्लीज़ तीनों बाहर जाओ, ये हमारा सिस्टम, इसमें हिंदी के वर्ड्स को आप अलग कर दीजिए, वो सपोर्टिंग लेटर्स हैं, जाओ और है। अब आप प्लीज़ से देखेंगे, प्लीज़ से हमें याद रखना है प्लूरोब्रेकिया, द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा, प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया को आपको याद रखना है फ्रॉम प्लीज, एंड तीनों से आपको याद रखना है टीनोप्लेना। तो टीनोप्लेना जो है, जिसका मैंने यहां पर डायग्राम भी ले रखा है, दिस इज द टीनोप्लेना, और ये एनसीईआरटी में नाम दिया गया है। तो तीनों से याद रखें आप टीनोप्लेना, एंड बाहर से आपको याद रखना है विरोई, एंड ये से आपको याद रखना है येलामस, हमारा से आपको याद रखना है हॉर्मीफोरा, एंड सिस्टम से आपको याद रखना है चेस्टम। तो प्लीज तीनों बाहर जाओ, ये हमारा सिस्टम है। प्लीज फॉर प्लूरोब्रेकिया, तीनों फॉर टीनोप्लेना, बाहर फॉर बिरोई, ये फॉर येलामस, हमारा फॉर हॉर्मीफोरा, एंड सिस्टम से याद रखें चेस्टम। तो अल्टीमेटली ये आपके सामने 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 एग्जाम्पल आपने एक बड़ी सिंपल सी कहानी से याद रख लिए। प्लीज तीनों बाहर जाओ, ये हमारा सिस्टम है, तीनों जो है वो टीनोफोरा को रिप्रेजेंट करता है, और आप ये निमोनिक्स बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। प्लीज फॉर प्लूरोब्रेकिया, तीनों फॉर टीनोप्लेना, बाहर फॉर ब्रोई, ये फॉर येलामस, हमारा फॉर हॉर्मीफोरा, एंड सिस्टम से याद रखें चेस्टम। एंड यहां पर मैं आपको हिंट कर देता हूं कि ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं, यानी आपकी बुक में दिए गए हैं, जबकि ये बाकी के जो 4 एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिए हुए हैं, दे आर नॉन एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द टीनोफोरा, उनमें कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, विरोई उसमें आ सकता है, येलामस आ सकता है, हॉर्मीफोरा आ सकता है, चेस्टम आ सकता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज, ये आपने जो टीनोफोरा फाइलम में मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, मैं आपको फिर से 1 मिनट के अंदर रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले कि प्रीवियस क्लासिफिकेशन में टीनोफोरा फाइलम को सिलेंट्रेट्स के अंदर रखा गया था, लेकिन आज मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में टीनोफोरा इज द सेपरेट फाइलम। आपको याद रखना, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, वो हमेशा केवल समुद्र में पाए जाएंगे, वो फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेट्स में कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप याद रखें इनके 13 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। कुछ एक्सक्लूसिव फीचर फ्रॉम तीनों सब्जेक्ट में, फर्स्ट इज द मैथ्स, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सेकंड सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री, कोलोब्लास्ट सेल एंड
कॉम्प्लेट, इससे याद रखें। एंड थर्ड सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। तो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसमें ये डार्क बैकग्राउंड में शाइन करते हैं, यानी कि बायो ल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको याद रखना है साइडिपिड इज द वेरी इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज ऑफ प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया की एक बहुत महत्वपूर्ण लार्वल स्टेज है साइडिपिड। साइडिपिड CYDIPPID साइडिपिड लार्वल स्टेज, ठीक है ना। एंड ठीक उसी तरह जैसे कि आपने सिलेंट्रेट्स में भी जेली फिश की लार्वल स्टेज को याद रखा, इफायरा एंड प्लेन्यूला, ऐसी यहां पर आपको केवल प्लूरोब्रेकिया की लार्वल स्टेज को याद रखना, उसका नाम होगा साइडिपिड लार्वा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आपको हिंट कर रहा हूं। और उसके बाद आपको एग्जांपल याद रखना है, प्लीज तीनों बाहर जाओ, ये हमारा सिस्टम है। प्लीज फॉर प्लूरोब्रेकिया, बाहर फॉर प्लीज तीनों फॉर टिनोप्लेना, बाहर फॉर ब्रोई, ये से येलामस, हमारा से हॉर्मीफोरा, सिस्टम से चेस्टम। इस तरीके से आपको 6 एग्जांपल याद रखना, जिसमें से 2 एग्जांपल जो है प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेनार एनसीईआरटी एग्जांपल, जबकि बाकी के 4 एग्जांपल्स जो है वो नॉन एनसीईआरटी एग्जांपल है। तो आई होप कि आपने इस टॉपिक को बहुत एंजॉय किया होगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।